आखिर में मैं एक और विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और दर्शकों का भी। भारतीय रुपए की साख बढ़ती जा रही है, मजबूत होने की संभावना बढ़ती जा रही है, उसकी साख जो है वो बढ़ रही है। अब तक 18 देश, जिनमें श्रीलंका है, रूस है, मलेशिया है, इजराइल है, बोत्सवाना है, फिजी है, जर्मनी है, गुयाना है, केन्या है, मॉरिशस है, म्यांमार है, न्यूजीलैंड है, ओमान है, सेशल्स है, सिंगापुर है, तंजानिया है, युगांडा है और अमेरिका है। 18 देश अब तक रुपए में व्यापार करने के समझौते पर सिग्नेचर कर चुके हैं और 60 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो रुचि दिखा रहे हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत की। और ये मलेशिया के साथ तो भारतीय रुपए में व्यापार करने का समझौता कल ही हुआ है। देखिए सर, एक बात तो हमें समझनी होगी कि जिस तरह से कोविड के समय जिस तरह से ईरान पे सैंक्शन लगे, जिस तरह से रशिया पे सैंक्शन लगे, जब पॉलिटिकली अनसर्टेन वर्ड होता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आजकल इकोनॉमिक सिचुएशन पे आती है, तो हर कंट्री अपने यहाँ पे, जिसको हम फाइनेंशियल भाषा में बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कोई भी समझदार व्यापारी, देश, प्रोफेशनल, इवन हाउस होल्ड, हम सबको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट होता है करेंसी को लेके। अब समस्या ये है कि आप कर रहे हैं डॉलर में व्यापार, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अमेरिकन सरकार ने अचानक इंटरेस्ट बदल दिया, लोकल कोई पॉलिसी बदल दी, जिससे सारा इंटरनेशनल करेंसी बदल गया। उसका डायरेक्ट असर मेरे व्यापार पे पड़ रहा है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं, मेरे से पूछा नहीं गया, लेकिन क्योंकि मालिक वो है तो उस डॉलर के, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको खेलना शुरू किया। उससे पूरी दुनिया में क्या प्रभाव पड़ रहा है उनको इससे चिंता नहीं, उनको अपने से मतलब है। इसको मिनिमाइज करने के लिए, जिसको हम पॉलिटिकल रिस्क बोलते हैं व्यापारिक भाषा में और मैनेजमेंट की भाषा में, हम इसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। और जिसको आप अगर और छोटे लेवल पे आएंगे तो आप इसको बोल सकते हैं करेंसी रिस्क। अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, व्यापार की, ट्रेड की बात करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे करेंसी रिस्क। अदरवाइज इट इज पार्ट ऑफ ए बिगर ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क। उसको मिनिमाइज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितनी भी चीजों में आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में जुड़े हुए हैं, ये देखें कि आप उस पर डिपेंडेंसी कम कैसे करें। जैसे आत्मनिर्भर भारत की हमने बात करी कि जब हम अंतरराष्ट्रीय बाजार पे कम से कम निर्भर होंगे तो वहां अगर रेट ऊपर जाएगा तो हमारे पे असर नहीं आएगा। इसीलिए हम आत्मनिर्भर पेट्रोलियम, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमने अल्टरनेट फ्यूल पे काम शुरू किया, इथेनॉल पे किया, बाकी काम किया, ग्रीन हाइड्रोजन पे हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी चीजों पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप आज डॉलर पे निर्भर हो कि डॉलर की वैल्यूएशन चेंज हो जाती है, मान लीजिए साल में 10%, तो मेरी कमाई 10% घट गई और मेरी महंगाई 10% बढ़ गई जस्ट बिकॉज ऑफ डॉलर फ्लक्चुएशन। और इतना तो मार्जिन नहीं होता ट्रेड में, बहुत बार इंटरनेशनल ट्रेड में। तो पूरी मेहनत करने के बाद भी आप इसलिए घाटे में आ जाते हैं क्योंकि आपका करेंसी एक्सचेंज लॉस हो जाता है। तो आप उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? तो आप उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको एक ऐसी करेंसी चाहिए, या तो वो जो स्टेबल हो या जिसपे आपका कंट्रोल हो। और भारत में जो रुपी ट्रेड की आज हम बात कर रहे हैं, ये अच्छा है, क्योंकि जिन देशों के साथ हमारे व्यापार ज्यादा है, जहां बैलेंस ऑफ ट्रेड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मान लीजिए मैं उनसे $100 का सामान खरीदता हूं और मैं बदले में उनसे $100 का बेचता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये बार्टर है। लेकिन आप बार्टर करते नहीं हैं, कंसाइनमेंट की आप वैल्यू लगाते हैं। तो आपने कहा ठीक है, $100 का मैंने तुमसे सामान खरीदा, ये बैंक में $100 इक्विवेलेंट टू इंडियन करेंसी मैंने रख दिए। और जब मैंने आपसे खरीदा तो मैंने कहा ठीक है, जो आपको मुझे देने थे मैंने हिसाब बराबर कर दिया, वहां से वापस वो, जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस शीट जीरो हो गई, तो नुकसान नहीं हुआ। और आपने जो नेगोशिएशन करना है, जो अमाउंट देनी है, आपने जमा करा दी। जो थोड़े बहुत प्लस माइनस हुए वो इकोनॉमीज कैन एब्जॉर्ब। इस तरह से आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन डॉलर क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं था,
और अगर वहां पे रेट बढ़ जाता और आपको आयात करना होता तो आपको जाके पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार से डॉलर खरीदने पड़ते, फिर उस देश को देने पड़ते जो आपको सामान बेच रहा है, क्योंकि वो कहता मैं तो डॉलर में ही लूंगा। तो आपको पहले डॉलर खरीदने में पैसा देना पड़ता क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, फिर डॉलर फ्लक्चुएशन होता तो उसकी कॉस्ट होती, फिर आपने जिस कंट्री को दिया वो डॉलर लेके वो अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेगा तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनडायरेक्टली आप पे डालेगा, क्योंकि उसको तो पूरे 100 रुपए चाहिए। तो आपने पहले 2 रुपए ट्रांजैक्शन 2 रुपए खरीदने में दिए, फिर 2 रुपए एक्सचेंज में दिए और 10% का फ्लक्चुएशन हो गया, तो 12 रुपए का नुकसान तो आपको खड़े खड़े हो गया बिना कुछ किए। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की अनसर्टेनिटी को रोकने के लिए बेहतर है कि जिन देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे हैं, और खासकर संबंध से नहीं, हमारा व्यापार जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं कि 100 का दिया 100 का लिया, 20 का दिया 20 का लिया, 1000 का दिया 1000 का लिया, ऐसे देशों को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके साथ हमें रुपी ट्रेड की बात करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे वन साइडेड ट्रेड नहीं है। इसीलिए मिडल ईस्ट हमारे से रुपी ट्रेड की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वह वन साइडेड है। वो हमको साल में 5 लाख या 10 लाख करोड़ का तेल बेचते होंगे और बदले में हमसे 1-2 लाख का माल लेते होंगे, तो 8 लाख रुपए, 8 लाख करोड़ रुपए का जो डिफरेंस है या 5 लाख का जो भी अमाउंट है, उसको वो इंडियन करेंसी में रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बाकी जगह से उनको सामान खरीदना है, जैसे चाइना से खरीदना है। अब चाइनीज तो इंडियन रुपी लेगा नहीं, वो तो कहेगा आप चाइनीज करेंसी में दे दो हमको या डॉलर में दे दो। तो जहां पे ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है वहां थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन जहां पे ट्रेड बैलेंस है या बैलेंस ऑफ ट्रेड कंफर्टेबल है, वहां आप रुपी ट्रेड को इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में ऐसे और छोटे बड़े देश होंगे जहां पे ऐसा होगा, और जैसे जैसे भारत का ट्रेड दूसरे देशों में बढ़ेगा, तो मुझे लगता है भारत सरकार आने वाले फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट्स में इस बात को रखेगी कि हम रुपी ट्रेड को प्रेफर करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो हम सिर्फ आपको डॉलर में देंगे।